बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बांझ औरत की दास्तान जिसकी जिंदगी अज़ाब बना दी गई थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। औरत हमारे मुआशरे का सबसे मजलूम तबका है, जिसे देवताओं की बींट चढ़ाया गया। दरियाओं के तूफान से बचाने के लिए इसे दरियाओं की नसर किया गया। मर्द इस पर अपना कब्जा रखने के लिए आपस में लड़ मरते हैं। अब बादशाहत का दौर नहीं रहा, मगर अब भी अगवा, बदले और रेप सब कुछ हवस के लिए किए जाते हैं। इज्जत और आबरू बचाने के लिए औरत को खत्म कर दिया जाता है। औरत मर्द की बनाई हुई अकदार में एक गुमशुदा जात है। इसकी सारी आरज़ुएं, तमन्नाएं और ख्वाहिशात मर्द के मुताहत होती हैं। इसका ये अलमिया है कि मर्द ने हमेशा इसे अपनी हवस, ख्वाहिशात और मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। वो इसी रास्ते पर चल सकती है जो मर्दों ने इसके लिए मुतय्यन कर दिया है। वो कदीम रस्मों से चिमटी रहे तो वो अच्छी है, अगर आजादी चाहे तो वो बुरी है। किसी से तल्लक जोड़े तो बुरी, अतः कि अगर कोई इसके साथ ज्यादती करे तब भी इल्जाम इसी पर आता है। औलाद पैदा ना हो तो जिम्मेदारी औरत पर ही डाल दी जाती है। दुश्मनी को दोस्ती में बदलना हो तो मुखालफिन को लड़की देकर दोस्ती की जाती है, इसकी कुर्बानी दी जाती है। वो ऐसे ही हमेशा अपने दुखों पर पर्दा डाल लेती है, मगर कौन जाने अंदर से कितने सदमे और अजीतें और दर्द सहती है। अगर औलाद ना पैदा करे, इसका जीना दो बार कर दिया जाता है। इसे बांझ होने के ताने दिए जाते हैं। जिंदगी इसके लिए अजाब बना दी जाती है। पुराने जमाने में ही जंग जीतने वाली फौजें इलाकों के मालो दौलत के साथ इनकी औरतों पर भी कब्जा कर लेती थी। अमन हो या जंग, शामत औरत की ही आती है। आज भी पीर, वडेरे, जगीरदार और चौधरी वही कुछ करते हैं। इनकी जमीनों और घरों में काम करने वाली औरतें भी इन्हीं की होती हैं। मैं ऐसे वाकयात का ऐनी शाहिद हूँ। मैंने कई ऐसे जराइम की खुद तफ्तीश की है और मुजरमों को सजा भी दिलवाई है। आज से 20 साल कबल एक कत्ल की वारदात सुना रहा हूँ। इन दिनों मैं इंस्पेक्टर था और एक देहाती इलाके के थाने में तैनात था। मैं कहानी में इलाके और लोगों के नाम फर्जी लिख रहा हूँ। पाकिस्तान बनते वक्त इस्लाम की रूह को समझने वाले लोगों ने ये समझा था कि अब पीरी मुरीदी का गैर शरई सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद ही मुरीदों ने मरे हुए पीरों की कब्रों पर चादरें चढ़ानी शुरू कर दी। पीरों से अमाम जामन बंधवाए जाने लगे। कई हुक्मरानों ने तो नई गद्दी नशीनों की दस्तार बंदी भी की। मेरे थाने के इलाके में एक गांव में भी एक पीर की बड़ी शोहरत थी। सुना था कि इसके पास जन्नात है, जिनकी मदद से वो लोगों की मुरादें पूरी करता है। मैंने लोगों से इसकी बहुत तारीफें सुनी थी, मगर मेरा तजर्बा कहता था कि वो पीर 2 नंबर है, मगर इसका पक्का सबूत मुहैया करने से वो कासर था। इस थाने में 6 माह गुजारने के बाद मैं इस इलाके के बड़े बड़े लोगों के बाल बाल से वाकिफ हो गया था। इस रोज मैं थाने में बैठा था। सुबह के 9 बजे होंगे कि एक देहाती थाने की हदूद में दाखिल हुआ। वो घबराया हुआ लग रहा था। आते ही वो रो देने वाले अंदाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा 2 माह का बेटा कोई उठाकर ले गया है। कुर्सी पर बैठ जाओ और तसल्ली से बताओ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। वो कुर्सी पर बैठ गया और बताने लगा कि इसका बेटा नवाज, जो 2 माह का था, कल रात को किसी ने इसे उठा लिया है। गर्मियों के दिन थे, वो लोग सहन में सोए हुए थे। इसकी बीवी बेटे के हमरा सोई हुई थी। सुबह वो उठी तो इसने देखा कि नवाज इसकी चारपाई पर मौजूद नहीं है। हमने कल का सारा दिन इसे इधर उधर तलाश किया, मगर इसका नामो निशान नहीं मिला। मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ करें, हमें हमारा नवाज दिलाएं, वरना मेरी बीवी जिंदा नहीं रहेगी। मैंने इस देहाती से ज्यादा बात ना की और 2 सिपाहियों को साथ लेकर मौका वारदात देखने चल पड़ा। इस देहाती के घर की कोई 4 दीवारी ना थी, इसलिए वहाँ वारदात आसानी से हो सकती थी। इसकी बीवी का नाम जुलेखा था। शक्लो सूरत में वो लाखों में एक थी। भरपूर जवानी इस पर आई हुई थी। इसके मुकाबले में इसका खावंद कुछ भी ना था। जुलेखा ने रो रो
हो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। मैंने इससे जो कुछ भी पूछा इसने हर बात का जवाब रोते हुए दिया। वो बताने लगी कि नवाज इसकी और इसके खावंद नजीर की पहली औलाद है। नजीर रिश्ते में इसके एक चचा का बेटा था। दोनों की मंगनी बचपन में ही तय पा गई थी। इनकी शादी हुए अभी सिर्फ 11 माह हुए थे। जुलेखा ने बताया कि वो रात को देर से सोई थी। सोने से कबल इसने नवाज को दूध पिलाया था तो वो भी सो गया। सुबह की आंख खुली तो नवाज चारपाई पर मौजूद ना था। इसने इधर उधर देखा मगर ना मिला। पहले इन मियाँ बीवी दोनों को शक था कि कोई जंगली जानवर बच्चे को उठाकर ना ले गया हो, मगर इस इलाके में जंगली जानवर बराए नाम ही थे, इसलिए इस शक की हमीयत कम हो गई थी। खुद मुझे भी ये यकीन था कि ये किसी इंसान की कार्रवाई है। मैंने पूछा, तुम लोगों को किसी पर शक है या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? जिसका उन्होंने इनकार किया कि इनकी किसी के साथ रंजिश या दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ ज्यादा गहरा याराना या दोस्ती भी नहीं। मेरा तो स्वाय पीर साहब के पास इनके गांव जाने के अलावा कहीं ज्यादा आना जाना नहीं है। अलबत्ता जुलेखा की एक सहेली है जिसका नाम सीमी है। वो दूसरे गाँव में ब्याही गई है। इसकी शादी को 4 साल का अरसा बीत गया है, मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। जुलेखा और सीमी एक दूसरे से मिलने के लिए आती जाती रहती हैं। क्या तुम पीर के मुरीद हो? मैंने पूछा। जी हाँ, हमारा सारा घराना पीर जी का मुरीद है। जुलेखा और सीमी भी इनकी मुरीदनियां हैं। पीर साहब की दुआओं से ही जुलेखा की गोद भी हरी हुई। मैंने इस गांव के 2 मजीद आदमियों के बयान लिए। मैंने जुलेखा और नजीर को तसल्ली दी कि मैं जल्द ही नवाज के अगवा का सुराग निकाल लूंगा। मैं थाने लौट आया, मगर मेरे दिल दिमाग पर पीर, जुलेखा और नवाज सवार थे। मुझे यकीन था कि नवाज के अगवा में पीर का ही हाथ है। जुलेखा पीर साहब की मुरीदनी के अलावा कुछ और भी रिश्ता रखती होगी। मैंने मुकबर और खोजी दोनों को बुला लिया। खोजी के जुम्मे मैंने ड्यूटी लगाई कि वो बताए कि खुरा किस तरफ गया है। मुकबर को जुलेखा और पीर के तल्लुकात के बारे में मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद भी इस अगवा के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने लगा। मैंने एक सिपाही भेजकर नंबरदार को भी बुला लिया और इससे जुलेखा और नजीर के खानदान बारे मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। इसने नजीर की कुछ ज्यादा ही तारीफें शुरू कर दी कि वो बहुत ही सादा, शरीफ और मेहनती इंसान है। जुलेखा अच्छी और शर्मो हया वाली लड़की है। बातों बातों में मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि नंबरदार भी पीर परस्त इंसान है, इसलिए इससे मुझे पीर के बारे में कुछ भी मालूम ना हो सकेगा। नवाज के अगवा का इसे भी किसी पर शक ना था। वो भी हैरान था कि मासूम बच्चे को क्यों अगवा किया गया है। नंबरदार ने बताया कि इससे पहले इस इलाके में इस किस्म की कोई वारदात नहीं हुई। मेरे थाने के रिकॉर्ड में किसी बच्चे के अगवा का कोई केस दर्ज न हुआ था। मैंने नंबरदार को भी तसल्ली दी और इसे जुलेखा और नजीर को भी तसल्ली देने को कहा। मैंने इससे यकीन दिलाया कि मैं नवाज को बरामद करके ही दम लूंगा। मैंने नंबरदार पर यह भी वाज़िया कर दिया कि मैं खाने पीने वाला इंस्पेक्टर नहीं हूँ। मैं नजीर का एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा और मुजरिमों को अबरतनाक सजा दिलाऊंगा। शाम डले खोजी आ गया। इसने बताया कि 2 आदमियों का खुरा नजीर के घर से निकलकर एक नजदीकी गांव तक जाता है। ये वही गांव था जहां जुलेखा की सहेली सीमी ब्याही हुई थी। खोजी ने बताया कि इसके आगे इसने खुरा नहीं चलाया। अगर मैं हुक्म दूं तो वो इस बारे में मजीद खोज लगाएगा। मैंने इसे कहा, जब तक मुकबर कोई खबर न लाएगा मैं मजीद कार्रवाई न करूंगा। मुकबर बड़े काम की खबर लाया। इससे मेरे शक को और भी मजबूती मिली। इसने बताया कि जुलेखा का तमाम खानदान गरीब और पीर परस्त है। ये इलाके के पीर के मुरीद हैं और इसके दरबार में बाकायदगी से हाजिरी देते हैं। जुलेखा नजीर को पसंद नहीं करती थी क्योंकि जुलेखा हुस्न में नजीर से आगे है। वो गांव के एक नौजवान अरशद को चाहती थी। अरशद भी इसे पसंद करता था। अरशद पाक फौज में हवालदार के ओहदे पर काम कर रहा है। इसका खानदान तगड़ा है। गाँव में इनकी अच्छी खासी जमीन भी है, मगर इन दोनों खानदानों का आपस में कोई मेल नहीं बनता। ये जानने के बावजूद कि नजीर जुलेखा का मंगेतर है और इसकी शादी इसके साथ ही होगी, जुलेखा अरशद के मिलन के ख्वाब देखती रही। पहली बार वो माँ के साथ जब पीर साहब की हवेली में गई थी तो पीर ने उसी वक्त जुलेखा को पसंद कर लिया था। एक रोज जुलेखा खुद ही अपने दिल की मुराद पाने के लिए पीर साहब के पास दुआ कराने गई तो पीर साहब को अपनी मंजिल और भी आसान लगने लगी। जुलेखा ने अपने
دل کی بات پیر صاحب کو بتا دی تو اس نے زلیخا کو یقین دلایا کہ اس کی شادی ارشد کے ساتھ ہی ہوگی، وہ ایسا تویز دے گا کہ نذیر خود ہی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پیر نے زلیخا کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ زلیخا کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ ادھر ارشد ان تمام حالات سے بے خبر تھا، اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ زلیخا اسے پانے کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہی ہے۔ پیر نے زلیخا پر ایسا جادو کر ڈالا کہ وہ صرف پیر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنا آپ پیر کے حوالے کر دیا۔ اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب اس کی کوکھ میں پیر کا گناہ پرورش پانے لگا۔ جب زلیخا کا پیٹ بڑھنے لگا تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ جب انہوں نے زلیخا سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی تو اس نے حقیقت بتا دی کہ اس کے پیٹ میں پیر کی نشانی پرورش پا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس انکشاف پر چپ سادھ لی کیونکہ وہ پیر سے ٹکر لینے کی جرات ہی نہ کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی سر سے اوپر ہونے لگا ہے تو انہوں نے خود ہی نذیر کے گھر جا کر زلیخا کی رخصتی کی بات کی اور جلدی میں شادی کر ڈالی۔ نذیر بولا بالا شخص ہے، وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ اس کی شادی جلدی میں کیوں کی جا رہی ہے۔ وہ یہ نہ جان سکا کہ شادی سے قبل ہی زلیخا حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ تو صرف زلیخا کو پا کر ہی پھولے نہ سمایا تھا۔ زلیخا نے بھی مجبور ہو کر حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جب ان کے گھر نواز نے جنم لیا تو تب بھی نذیر نہ سمجھ پایا کہ شادی کے 7 ماہ بعد ہی وہ باپ کیسے بن گیا۔ سنا ہے کہ نواز کی شکل ہو بہو پیر سے ملتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نذیر اسے اپنی اولاد سمجھ کر بہت ہی پیار کرتا ہے۔ وہ تو زلیخا کو بھی وفا کی دیوی سمجھتا ہے۔ وہ ایک بار پیر صاحب کے پاس گیا بھی تھا کہ ان کو بتایا تھا کہ ان کی دعاؤں سے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پیر صاحب کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ زلیخا کا بیٹا نذیر کے خون میں نہیں بلکہ ان کی بخشی ہوئی سوگات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نواز کو اغوا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ادھر ابھی تک نواز کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ میں نے پیر صاحب سے ملاقات اور 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پیر کی عمر 30 اور 40 سال کے درمیان تھی۔ اس کا باپ بھی پیر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے باپ کی گدی سنبھالی تھی۔ اس کے باپ کے مزار پر عرس اور میلاد ہوا کرتا تھا۔ اس کی مریدی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جاہل اور ان پڑھ لوگ، مرد اور عورتیں اس کے آگے ماتھا رگڑتی، نذرانے اور شرینیاں دیتی اور دعائیں کرواتی، تویز لیتی۔ اس طرح پیر کی منڈی خوب چل رہی تھی۔ پیر خوب عیش کر رہا تھا۔ وہ علاقے کے سیاست میں بھی منہ مارنے لگا تھا۔ وہ خفیہ طور پر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کرتا تھا۔ میں نے اس کے خفیہ حلقے میں ایک مقبر چھوڑ رکھا تھا۔ پیر کے اس خفیہ حلقے میں جرائم پیشہ اور بدماش ٹائپ کے لوگ شامل تھے۔ اگلے روز پھر نذیر نمبردار کے ہمراہ تھانے آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے زلیخا کا بتایا کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میں نے نذیر سے کہا، سنا ہے تمہارا پیر بڑی طاقت رکھتا ہے، جنات بھی اس نے قابو کر رکھے ہیں، تم پیر صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے ان سے دعا کروانے؟ ممکن ہے اس کے جنات تمہارا بیٹا ڈھونڈ لاتے۔ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے تسلی دی ہے اور ایک تویز بھی دیا ہے کہ میں زلیخا کے سرہانے کے نیچے رکھ دوں، نواز مل جائے گا۔ نذیر یقین بھرے لہجے میں بولا، تو پھر انتظار کرو بھائی، پیر صاحب کی کرامت کا تھانے کیا لینے آئے ہو؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ نذیر لاجواب ہو کر آئیں بائیں کرنے لگا۔ پھر میں نے نمبردار کے اسرار پر نامعلوم افراد کے نام FIR درج کر دی۔ نمبردار اور نذیر چلے گئے اور میں اغوا کے پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ میں نے پہلے سوچا کہ پیر کو تھانے بلواؤں، پھر خیال آیا کہیں وہ برا نہ مان جائے، اس لیے میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا۔ میرے پوچھنے سے قبل ہی بولا، میرے ایک مرید کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، اس کے مجرموں کا کوئی سراغ ملا یا نہیں؟ مل جائے گا سرکار، میں نے بڑے ادب اور احترام سے کہا۔ وہ میرے مریدوں کا گھر ہے۔ پیر نے کہا، کوشش کرو جلدی سراغ مل جائے۔ میں نے کہا، سرکار آپ خود ہی کرم کر دیں، آپ تو غیب کی باتیں بھی بتا دیا کرتے ہیں، آپ کے قبضے میں تو جنات ہیں، کیا وہ ملزموں کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ پیر عجیب سے انداز سے ہنسا اور کہنے لگا، تم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اگر ہر کام جنات کرنے لگے تو یہاں جنات کی ہی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، گستاخی معاف سرکار، اغوا ہونے والے بچے کی ماں آپ کی خاص مریدنی ہے، سنا ہے اس کے بچے کی شکل آپ سے ملتی ہے۔ یہ سب میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا، آپ کا جو کام ہے وہ کریں، میں اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں، تفتیش کرنا میرا فرض ہے، آپ کے پاس آنا میری اس تفتیش کا ایک حصہ ہے۔ میں نے کہا، تو کرو
करो तफ्शीश, मेरे पास क्या लेने आए हो? वो गुस्से से बोला, मुख्तरम पीर साहब, आप मेरे साथ तावन करें और मुजरिम पकड़वा दे। मैंने जानबूझकर कहा, ये थाना नहीं है इंस्पेक्टर, ये मेरी पुश्ती पीरी गद्दी है, जहाँ सिर्फ अमन और सुकून का तोहफा मरीदों को दिया जाता है। खामोशी से वापस चले जाओ। तुम नए हो शायद और ये नहीं जानते कि मेरे ताल्लुकात ऊपर तक हैं। मैं तुम्हारे DSP से बात करूंगा। पीर ने धमकी दे डाली। इस वक्त वो बड़े जलाल में था। इसका चेहरा नूरानी था, तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी थी जो बिल्कुल स्याह थी, चेहरा सुर्ख, सफेद आंखों में जवानी की चमक थी। हालांकि अब वो इस उम्र में था जहां जवानी डलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगता था। मुझे देखकर इसने अपने चेहरे पर जलाली तासर पैदा कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसके और जुलेखा के बारे में शिकवा किया तो इसके चेहरे पर जलाली और नूरानी असरात ज़ाहिर हो गए और वो कुछ आम सा आदमी लगने लगा। ठीक है पीर साहब, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं फिर आऊंगा। मैं नवाज के अगवा का सुराग लगा कर ही रहूंगा। मेरे रास्ते में जो भी दीवार आएगी मैं इसे फलांग जाऊंगा। मैं ये कहकर इसके घर से निकल आया। थाने पहुंचा तो खोजी मेरा मुंतजिर था। इसने अपने काम में शानदार कामयाबी हासिल की थी। जुलेखा की सहेली सीमी के गांव से शुरू होकर वो खुरा इस गांव के कब्रिस्तान तक गया था। वो कब्रिस्तान एक घने दरख्तों के अंदर वाक़या था। खोजी ने बताया कि खुरा जहाँ जाकर खत्म होता है वहाँ एक छोटी और ताज़ा कब्र बनी हुई है और इससे कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खून के निशानात भी नजर आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल देर न की और अपने हमरा 3 सिपाही लेकर इस गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं सबसे पहले गांव के नंबरदार के घर गया। इसको जुलेखा के बेटे के अगवा की खबर मालूम थी। मैंने खोजी के हवाले से इससे बात की और इसको अपने हमरा कब्रिस्तान में चलने को कहा। वो फौरन तैयार हो गया। हम खोजी की रहनुमाई में कब्रिस्तान पहुंचे। वो इलाके का बड़ा कब्रिस्तान था। जब हम इस कब्रिस्तान तक पहुंचे तो हम सबको यकीन हो गया कि ये कब्र नहीं है और 2-3 दिन पहले खोदी गई है। नंबरदार से पूछा कि क्या इस गांव में कोई छोटा बच्चा फौत हुआ है, यानी 2-3 दिन कबल। नंबरदार का जवाब नफी में था। वो बताने लगा कि इर्द गिर्द के तीनों देहातों में 2-3 माह से कोई भी मौत वाक़या नहीं हुई। इसने इसलिए बड़े यकीन से कहा था कि जब कभी भी इर्द गिर्द के देहातों में कोई मौत होती तो तमाम देहातों में इसका ऐलान किया जाता। मर्द जनाजे में शरीक होते हैं और औरतें भी मातम के घर वालों से अफसोस के लिए जाती हैं। मेरे कहने पर नंबरदार ने गांव से गेंती और बेलचा मंगवा लिया और मेरे कहने पर कब्र की खुदाई कराई। थोड़ी सी मट्टी हटाने पर ही नवाज के अगवा का ड्रामा खत्म हो गया। इसमें से इस मासूम की कटी हुई लाश बरामद हुई। लगता था कि मासूम बच्चे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मैंने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की और लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भिजवा दी। रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चे को तेज धार आले से ज़िबा किया गया था। जब लाश जुलेखा के गांव लाई गई तो एक कहरम सा मच गया। इर्द गिर्द के तमाम देहात के लोग सिलाब की मांद अमड़ आए। जुलेखा पर गशी तारी हुई। नजीर ने भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैंने भी मासूम नवाज के जनाजे में शिरकत की और गांव वालों को यकीन दिलाया कि मैं नवाज के कातिल को 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लूंगा। कब्र की खुदाई के दौरान मट्टी में से एक सोने का झुमका भी मिला था। अब इसको बुनियाद बनाकर मैंने कातिल तक पहुंचना था। मैंने मुखबर और खोजी की ड्यूटी भी लगाई और फिर नंबरदार को थाने बुलाकर इसे वो झुमका दिखाया और इसे भी कहा कि मालूम किया जाए कि ये झुमका गांव की कौन सी लड़की या औरत पहनती थी। जल्द ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि वो झुमका जुलेखा की सहेली सीमी का है। मैंने नंबरदार से सीमी और इसके खावंद और खावंद के खानदान के बारे में पूछा तो इसने बताया कि सीमी के ससुराली बड़े जमींदार हैं। गांव में इनकी काफी जमीन है, मगर सीमी का खावंद गुलजमान जमींदारी नहीं करता। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। नजदीकी शहर में इसकी कपड़े की दुकान है। वो शहर में ही रहता है और कभी कभी गांव आता है। गुलजमान गुस्से का बहुत तेज है। सीमी नहायत हसीनो जमील लड़की है। गुलजमान इसे पसंद करता था। इसने बड़े चाव और अरमानों के साथ सीमी से शादी की थी। सीमी का खानदान माली लिहाज से कमजोर है, इसलिए उन्होंने सीमी की शादी बड़े खानदान में होने पर देर न गई। सीमी को इस घर में बहुत इज्जत और एहतराम मिला। दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी। सीमी कभी शहर रहती और कभी गांव आ जाती। 3 साल का अरसा गुजर गया मगर सीमी की गोद हरी ना हुई। गुलजमान और इसकी सास ने इसका बहुत इलाज कराया
मगर दिल की मुराद पूरी ना हुई। बस यहाँ से ही सीमी और गुलसमान में रंजिश पैदा हो गई। अब सीमी ज्यादा अरसा गांव में ही गुजारती है। वो गुलसमान के पास शहर कम ही जाती है। सुना है गुलसमान दूसरी शादी का सोच रहा है। सीमी किरदार के लिहाज से कैसी लड़की है, मैंने नंबरदार से पूछा। गाँव के लोग इसकी तारीफ करते हैं, इसमें किसी किस्म का ऐब या बुराई नहीं है। क्या सीमी और इसके ससुराली पीर परस्त हैं? जी हाँ, वो सबके सब पीर परस्त हैं। पीर साहब के उर्स पर ये लोग काफी रकम खर्च करते हैं। पीर साहब कभी कभी इनकी हवेली में आते रहते हैं। सीमी का झुमका कब्र में से मिलना इसे मशकूक बनाता है। मुझे इसे शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा, यूं नवाज के कत्ल का सुराग मिल जाएगा। मैंने नंबरदार को तमाम बात और राज में रखने की हदायत की और रवाना कर दिया। अगले रोज मुखबर ने बताया कि सीमी 3 दिन से गांव में नहीं है। वो अपने खावंद के पास शहर गई हुई है। वो जुलेखा से अफसोस करने भी नहीं आई। वो शहर के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल है। इस खबर से मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं सीमी पर हाथ डालने की तैयारियां करने लगा। मैंने हॉस्पिटल के डॉक्टर को सीमी के बारे में बताकर डिस्चार्ज कराया। वो एक रात गुलसमान के पास रही और फिर अगले दिन गांव आ गई। मैं मुसलसल इसकी निगरानी कर रहा था। मेरे पास इसको गिरफ्तार करने के अलावा कोई चारा ना था, मगर मैं इसको थाने में ना लाना चाहता था। मैं इसके गांव रवाना हो गया और फिर इसे नंबरदार के घर बुलाया। इसके हमरा इसकी मासी भी थी। जब मैंने सीमी को बताया कि इसकी सहेली जुलेखा के बेटे का अगवा और कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में मुझे इससे पूछगिछ करनी है, तो इसका रंग ही उड़ गया। इसकी हालत गैर हो गई। मैंने इसकी सास और नंबरदार को कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर सीमी को कहा कि अगर इसने सच बताया तो मैं इसको वादा माफ गवाह बनाकर माफी दिलवा दूंगा। थोड़ी सी पस वो पेश के बाद सीमी ने बताना शुरू किया कि इसकी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया है, मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। शादी के बाद इसके खावंद का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा रहा। औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है। खुद इससे भी औलाद की ख्वाहिश थी। इसका खावंद और सास भी यही चाहते थे, मगर कुदरत को शायद ये मंजूर न था। मेरी सास और खावंद ने मेरा बहुत इलाज करवाया और फिर मुझे पीर साहब के पास दुआ करवाने ले गए। उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, तवीज़ गंडे भी दिए, मगर फिर भी मेरी गोद हरी ना हुई तो सास और खावंद ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। बात बात पर मुझे जलील किया जाने लगा। शौहर ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। बिल आखिर इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं मजीद 1 साल तक मां ना बनी तो वो मुझे तलाक दे देगा। शौहर की इस धमकी ने मेरी जान ही निकाल दी। एक रोज मैं अकेली पीर साहब से दुआ कराने चली गई। पीर साहब ने ना जाने मुझ पर क्या जादू किया कि मैं इनकी बातों में आ गई और इसने मुझे बर्बाद कर डाला, मगर मैं फिर भी इसके ही गुन गाने लगी। ना जाने मुझे क्यों ये यकीन था कि ये पीर मुझे बेटा जरूर देगा। एक रोज मैंने पीर साहब को धमकी दी कि अगर मैं मां ना बनी तो मैं इसका बांडा फोड़ दूंगी और कभी इधर ना आऊंगी। पीर साहब कहने लगे, इस बार और उसके मौके पर मैं तुम्हारे लिए खुसूसी दुआ कराऊंगा और इसके बाद एक छिला काटूंगा। औरस खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर गया तो पीर साहब ने मुझे बुलावा भेजा। मैं फौरन वहां गई तो वो कहने लगा, सीमी मैंने तुम्हारी औलाद होने के लिए खुसूसी छिला किया है। मुझे ऊपर से इशारा मिला है कि तुम एक कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद माँ बन सकोगी। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मैंने गुलसमान की तलाक की धमकी को ज़हन में रखकर कहा, तुम्हें 1 साल से कम उम्र के बच्चे के खून से नहाना होगा, क्योंकि तुम पर जनात का साया है। बच्चे के खून से नहाने के बाद तुम हर किस्म के साए से आजाद हो जाओगी। मुझसे ये ना होगा। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अभी तुमने कहा था कि मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ। पीर साहब बोले, घबराओ नहीं सीमी, मेरे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। पीर साहब की हौसला अफजाई ने मुझे ये भयानक खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। मुझे ये हरगिज़ मालूम न था कि वो जुलेखा का बच्चा उठा लाएंगे। मैं तो पीर साहब के कहने पर मुकर्ररा वक्त पर कब्रिस्तान आ गई थी। पीर के आदमी ही बच्चा बेहोश करके उठाकर कब्रिस्तान लाए थे। कब्र भी उन्होंने ही खोदी थी। उन्होंने इस बेहोश बच्चे को दरख्त की शाख के साथ रस्सी से बांधकर लटकाया और इसके नीचे एक बाल्टी रख दी। फिर उन्होंने इसकी शाह रग काट डाली। इसका खून बाल्टी में गिरने लगा। जब इसका तमाम खून बह गया तो उन्होंने इसको उतारकर कब्र में फेंका और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर वो लोग चले गए तो मैंने पीर साहब के हुक्म के मुताबिक इसके खून से गुस्ल किया। इस बाल्टी में उन्होंने और भी कुछ
کچھ ملا رکھا تھا۔ میں نے اولاد کی خاطر اتنا ذلیل کام کر ڈالا۔ نہانے کے بعد میں نے وہ بالٹی اور کپڑے کنویں میں پھینک دیے اور دوسرے کپڑے پہن کر گھر لوٹ آئی، مگر مجھے کسی پل چین نہ تھا۔ لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پچھتاوے کی آگ مجھے جلائے جا رہی تھی۔ صبح میں شہر چلی آئی اور گلسمان کو بتایا کہ اب میں ماں بن جاؤں گی، مگر اس نے میری کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ سیمی کی زبان سے اس مکروہ کھیل کا جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سیمی تم قاتلہ ہو، میں تمہیں سزائے موت دلواؤں گا۔ میری دھمکی سن کر وہ رونے لگی۔ اگر تم پیر کے خلاف بیان دو اور عدالت میں بھی سب سچ بتا دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ میری ہمدردی پا کر سیمی پیر کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو گئی، تو میں نے اسی رات پیر کے گھر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے مجھے بہت دھمکیاں دی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ سیمی نے قانون کا بھرپور ساتھ دیا تو پیر کو سزائے موت ہو گئی۔ یوں میں سرخرو ہو گیا، مگر سیمی کو کسی پل چین نہ تھا۔ اس کے جسم سے خون کی بو آتی تھی۔ گلزمان نے اسے طلاق دے دی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد سیمی کے تمام جسم پر سفید سفید دانے نکل آئے اور پھر ان میں پیپ پڑ گئی۔ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ سیمی کی چیخیں پورے گاؤں والے سنتے تھے۔ بالآخر سیمی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کاش ہماری عوام ان جعلی پیروں کی حقیقت جاننے اور ان کے جال میں نہ آئیں اور صرف اللہ سے مدد کے طلبگار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔